नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 68th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ का पूरी तरीके से आयोजन कराया जा रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जिसकी प्रबल संभावना है कि बीपीएससी में पूछा ही जाएगा। तो डेली के डेली आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। आशा करते हैं कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। फुल टेस्ट पे आधारित है यह, ठीक है। सारे ही विषयों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन किया गया है? तो जैविक खेती के लिए यहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया बिहार में 13 जिलों को, ध्यान रखिएगा 13 जिलों पे यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए, जैविक खेती का जब यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसमें स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न कुछ अनुदान भी दिया जाएगा। तो अनुदान राशि पूछ लेगा 11,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से अनुदान यहाँ पे दिया जा रहा है। और कितना तक दिया जाएगा? तो 2.5 हेक्टेयर तक। अगर किसी के पास 2.5 हेक्टेयर से अधिक अगर, ठीक है, भूमि है तो फिर उसको नहीं मिलेगा। 2.5 हेक्टेयर तक का यहाँ पे लिमिट रखा गया है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कह रहा है कि ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पे कौन सा है? अर्थात पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार। अब ई भंडारण का मतलब है यहाँ पे कि जैसे कि गोदाम में कितना जगह है, किसने उसमें जमा किया हुआ है, क्या रेट चल रहा है, ऐसे सारी ही चीज़ों को देखिए यहाँ पे डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो ऐसा करने वाला यहाँ पे कौन है? बिहार। तीसरा प्रश्न, परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 2021 में कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? अब यहाँ कह रहा है, देखिए परिनिर्वाण। अब यहाँ पे वही है, परिनिर्वाण का मतलब कि बुद्ध को जब कुशीनगर में, आपको ध्यान होगा, ठीक है, लगभग 80 वर्ष की आयु में जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, वही होता है परिनिर्वाण। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का पार्ट है कि विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ यहाँ पे तैयार हो रही है, बन के तैयार भी हो गई है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बोध गया में। ध्यान रखिएगा, बोध गया में, ठीक है। चूंकि बोध गया में ही यहाँ पे, ठीक है, बुद्ध को कह सकते हैं कि जो शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, तो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है, बोध गया में। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क, ध्यान रखिएगा, मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, इसका जो स्थापना है, मेरे ख्याल से 2 जिलों में इसकी स्थापना यहाँ पे किया जा रहा है। एक तो यहाँ पे हो जाएगा खगड़िया और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे भागलपुर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में खगड़िया दिया हुआ है, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, भागलपुर में भी इस मेगा फूड पार्क का यहाँ पे, ठीक है, स्थापना किया जा रहा है बिहार के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 जिलों में यहाँ पे किया जा रहा है। टोटल चिन्हित किया गया है 42 मेगा, ध्यान रखिएगा 42 मेगा फूड बनाने की यहाँ पे योजना है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 में विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ध्यान रखिएगा, विकास दर को, ठीक है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? जो भी यहाँ पे, ठीक है, डेवलपमेंट ग्रोथ की यहाँ पे बात की जा रही है। अभी जो विकास जो दर है, ठीक है, लगभग 9.7% के आसपास, 9.7 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, रहने का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 में, देखिए वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का दुग्ध उत्पादन कितना था? चूंकि ये डेटा आ चुका है और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बिहार में दुग्ध हो गया या फिर चाहे मछली हो गया, ऐसे जब डेटा आए तो उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लगभग, ध्यान रखिएगा, 115 लाख टन। ध्यान रखिएगा, 115 लाख टन। तो उसमें जो डेटा जारी करता है, जैसे कि पशु और ठीक है, पशु और मत्स्य जो संसाधन के द्वारा ये डेटा यहाँ पे जारी किया जाता है, तो उसी के द्वारा यह बताया गया है कि लगभग देखा जाए तो 115.016 यहाँ पे लाख टन तक यहाँ पे बिहार का दुग्ध उत्पादन, ठीक है, पहुँच चुका है। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? सबसे अधिक मक्का किस जिला में यहाँ पे सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में। पूर्णिया में सबसे अधिक यहाँ पे होता है। लगभग अगर देखा जाए
तो 9188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में लगभग, ठीक है, 9188 किलोग्राम के आसपास मक्का का प्रोडक्शन हो जाता है। इसका दूसरा भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे कम कौन से जिला में होता है, सबसे कम कौन से जिला में होता है। उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भोजपुर। ध्यान रखिएगा, भोजपुर में मक्का का प्रोडक्शन सबसे यहाँ पे कम होता है। लगभग देखा जाए तो 1378 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पादन में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। अब तृतीय क्षेत्र आपको ध्यान होगा, ठीक है, सर्विस सेक्टर ही जनरली इसमें आता है। इसमें कह रहा है कि बिहार के, ठीक है, जो यहाँ पे स्टेट जो जीडीपी में है यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना यहाँ पे योगदान है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लगभग 61 ध्यान रखिएगा 2%। बहुत अधिक तृतीय क्षेत्र का बिहार के सकल राज्य घरेलू, ठीक है, में यहाँ पे योगदान है, लगभग 61.2% यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार का वह पहला जिला कौन सा है जिसे कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सुपौल। ध्यान रखिएगा, सुपौल को कचरा मुक्त शहर का, ठीक है, दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईआईटी माने किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे दिल्ली में बहुत अधिक, ठीक है, पॉल्यूशन यहाँ पे होता ही होता है, तो किस प्रकार से इसको रोकथाम के लिए यहाँ पे किया जाए। तो दिल्ली ने जैसे उपाय लगाया है वैसे बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कारगर है। पटना में भी देखिए, वहाँ पे भी लगभग ऑटो वगैरह, ठीक है, जो मिट्टी के तेल वगैरह से जो चलता था, काफ़ी हद तक वहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो इसमें जो यहाँ पे सहयोग है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, मैंने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता पर यहाँ पे, ठीक है, ज्ञापन हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने, ध्यान रखिएगा, राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने किस क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 500 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोलने की घोषणा की गई है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मोतिहारी में। ध्यान रखिएगा, मोतिहारी में लगभग 500 करोड़ की जो राशि है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, उस समय उनके द्वारा एक घोषणा किया गया था कि 500 करोड़ की लागत से मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज खुलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस महिला को, देखिए, हाल ही में बिहार के किस महिला को अमेरिकी संस्था मिथिला सेंटर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस नाम है। इनका नाम है मृदुला प्रकाश। अगर इनकी बात किया जाए तो बिहार विद्यापीठ, ठीक है, बिहार विद्यापीठ की पटना की, या इसके साथ साथ जो महिला जो चरखा समिति की जो मंत्री भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो बिहार विद्यापीठ पटना की जो निदेशक के रूप में, और इसके अलावा महिला चरखा समिति की मंत्री के रूप में ये रह चुकी हैं। तो इन्हीं को मिला हुआ है अमेरिकी संस्था, ठीक है, मिथिला सेंटर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, मृदुला प्रकाश को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार राज्य शिक्षा मंत्री द्वारा प्राचीन उत्तर भारत में कृषि हड़प्पा से शुंग काल तक, ध्यान रखिएगा, कृषि हड़प्पा से शुंग काल तक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक का आपको नाम बताना है, कौन है इसके लेखक। तो इनके लेखक है, देखिए यहाँ पे डॉक्टर अरविंद कुमार। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अरविंद कुमार है। इन्हीं के द्वारा जो, ठीक है, जो पुस्तक जो लिखी गई है प्राचीन भारत में कृषि हड़प्पा से शुंग काल तक, ठीक है। नेक्स्ट, इस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया हुआ है। अब इसमें करेक्ट जो उत्तर होगा इसका बिहार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेशल बिहार के अंतर्गत बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पे बिहार नहीं है। करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के, मतलब छत्तीसगढ़ ही यहाँ पे किया गया, ठीक है। राज्य को पूरी तरीके से बाजरा, ध्यान रखिएगा, बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है छत्तीसगढ़ को।
भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? अब इसमें देखिए बहुत सारा रेंज, जैसे सियाचिन है, कश्मीर है, लद्दाख है, सिक्किम है। तो आपको देखिए ध्यान भी होगा, आए दिन यूट्यूब में वीडियो भी वगैरह आता है। सियाचिन, ध्यान रखिएगा, सियाचिन, ठीक है। अगर सियाचिन की बात करें तो हिमालय में पूर्वी काराकोरम में, मैंने काराकोरम, ठीक है, काराकोरम जो, ठीक है, दर्रा है, पूर्वी, ध्यान रखिएगा, पूरब की तरफ, ठीक है, इधर चाइना साइड, पूर्वी को काराकोरम रेंज में, यहीं पे यहाँ पे सियाचिन स्थित है, ध्यान रखिएगा। सियाचिन स्थित है जहाँ पे ग्लेशियर के जो सफ़ेद पानी कह सकते हैं, सफ़ेद कागज हो गया, ठीक है, सफ़ेद पानी, सफ़ेद कागज, इन सारे ही नामों से जाना जाता है। किस देश के साथ भारत का न्यूमर द्वीप को लेकर विवाद है? ये बहुत चर्चा में रहता है, अक्सर ये चर्चा में रहता है, ठीक है। तो भारत का एक बहुत ही नज़दीकी का पड़ोसी देश ही है। तो पड़ोसी देश इसमें मैंने बता दिया, तो जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ देखा जाए, ठीक है, तो 9 किलोमीटर का पूरा इसका जो सर्कमस्टांस है, परिधि है, इसी को लेके हमेशा डिबेट की स्थिति रहती है। भारत में इसको, ठीक है, भारत में इसका नाम जो है लगभग दक्षिण तालपट्टी बोला जाता है, दक्षिण तालपट्टी, दक्षिण तालपट्टी। तो कुछ न कुछ बांग्लादेश में भी बोला जाता होगा। बांग्लादेश में जो इसका नाम है, पूर्वासा नाम से इसको जाना जाता है, पूर्वासा नाम से जाना जाता है इस न्यूमर द्वीप को। ये भी प्रश्न बना सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे छोटी है? देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब तो आप ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लिए होंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा राज्य है यहाँ पे गोवा। तो गोवा की जो समुद्री जो तट की जो लंबाई है सबसे यहाँ पे कम है, लगभग देखा जाए तो 101 किलोमीटर। लेकिन 101 किलोमीटर है, सोचिए, बहुत ही पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक तटीय लंबाई किसकी है? आपको पता भी होना चाहिए, वो है यहाँ पे गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, लगभग 1600 किलोमीटर तटीय लंबाई गुजरात की है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत फेमस प्रश्न है, बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को यहाँ पे बनाता है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रतौंधी, ठीक है। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन, ठीक है, ए की कमी से, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से आँखों में, ठीक है, जैसे कि रतौंधी आना हो गया आँखों में, ठीक है, सफ़ेद पानी हो गया, सफ़ेद धब्बे हो गया, कॉर्निया का सूखना हो गया, ऐसे बहुत सारे जो सिम्टम्स है इस विटामिन ए की कमी से होने लगती है। महाराष्ट्र के किस 19वीं सदी के समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है किस सुधारक को? बहुत फेमस नाम है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को यहाँ पे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख को मतलब जाना जाता है, ठीक है। इनको सर्वपक्षीय सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, ठीक है, बहुत हद तक इनके द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? बहुत ही यहाँ पे अगर आपका मैप अगर अच्छा नहीं है, खासकर 7 सिस्टर, ठीक है, जो भी 7 राज्य है भारत का, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, अगर मैप अच्छा नहीं है तो करिए। यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी ऑन एन एवरेज देखेंगे तो दे देता है। 7 सिस्टर को हमेशा ध्यान रखिए कि कौन कौन सी सीमाएं म्यांमार से जुड़ती है, कौन कौन सी सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है। यहाँ पे चूंकि म्यांमार से पूछ रहा है, ठीक है, तो म्यांमार से इसका मतलब आप देखेंगे तो जो यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है, बिल्कुल ही इधर आपको बांग्लादेश की तरफ यहाँ पे दिखाई देगी। त्रिपुरा के बाद से नीचे मिजोरम हो जाएगा, फिर उस साइड आपको असम, नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपुरा बॉर्डर यहाँ पे साझा नहीं करती है। अब म्यांमार के साथ यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे तो इसमें, ठीक है, कुछ लगभग 4 राज्यों के आसपास हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ऊपर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा इधर नागालैंड, उसके बाद इधर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, उसके बाद इधर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं
म्यांमार के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीमा बनाती हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन बनाती है, नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, वांडीवांस का युद्ध किसके मध्य हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है वांडीवांस का युद्ध। इसे फ्रांसीसियों का, ठीक है, कब्र भी बोला जाता है। मैंने आंसर बता ही दिया, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के साथ। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के साथ ये हुआ है, ठीक है। लगभग अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1760 के आसपास। फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि जब क्लाइव के नेतृत्व में जब प्लासी की लड़ाई उधर हो रही थी तो फ्रांसीसियों का अच्छा मौका था कि वो सब दक्षिण में इन, ठीक है, मद्रास के क्षेत्रों में इन अंग्रेजों को फ्रांसीसी सब निपटा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। चूँकि डुप्ले को वहाँ पे बुला लिया गया था, तो समस्या था, गवर्नर जनरल जो भी है फ्रांसीसी, ठीक है, वो उतना योग्य नहीं था। तो यहाँ पे खैर हम लोग जानेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है, हिस्ट्री का पार्ट भी है। तो फ्रेंच और, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश के बीच, फ्रेंच और यहाँ पे ब्रिटिश के बीच। इसी में पौंडीचेरी, ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल के अंग्रेजों के पास चला गया। अच्छा, दक्षिण भारत में, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया इस युद्ध के माध्यम से उनको मिल गया। अब आगे सब बचा है मैसूर का इलाका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को आगमन की अनुमति प्रदान की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, मैंने बता ही दिया, आपको अंदाजा लग ही गया होगा। चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से परमिशन दिया गया था। ये चार्टर अधिनियम एक चीज़ के लिए और मतलब बहुत फेमस है, बीपीएससी पूछ सकता है कि इसी चार्टर का उपयोग करके स्थानीय सरकारों से कर लगाने और संचित करने का भी इनको अधिकार मिल गया 1813 के चार्टर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। थोड़ा बहुत भी आपको ज्योग्राफी का मैपिंग का आइडिया होगा, आसानी से आप कर लेंगे। सतलज, ध्यान रखिएगा, सतलज नदी, सतलज नदी का अगर हम लोग उद्गम की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास, ठीक है, एक ताल है जिसका नाम है राक्षस ताल, ठीक है, राक्षस ताल भी बोलते हैं, राक्षस ताल। उसी तरीके से अगर हम लोग रावी नदी की बात करें तो इसका हो जाएगा आपको उद्गम कांगड़ा जिला में, ध्यान रखिएगा, कांगड़ा जिला में, जम्मू चला जाएगा, कांगड़ा जिला। ब्यास नदी की हम लोग बात करें यहाँ पे तो रोहतांग दर्रा में, ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रा, ठीक है, ब्यास कुंड के आसपास, ठीक है। चिनाब की बात करें तो देखिए, चिनाब का हो जाएगा आपका जो लाहौल स्पीति जो, ठीक है, क्षेत्र है, लाहौल स्पीति दर्रा भी इसको बोला जाता है। वहीं पे चंद्र और भागा, दो नदियों से, ठीक है, इसका उद्गम होता है, इसीलिए चिनाब को चंद्रभागा नदी भी बोला जाता है, ऊपर के क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ये 22 के बाद क्रम आएगा 23, ठीक है, टाइपिंग एरर है। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड है 1767 से लेके 1769 तक, 1767 से लेके 1769 तक। किसके बीच हुआ था आपको ये भी ध्यान होगा, अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज वर्सेस उधर योग्य शासक के रूप में हैदर अली हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस युद्ध के माध्यम से अगर देखा जाए, ठीक है, तो मद्रास में अंग्रेजों की जो भी आक्रामक नीतियाँ थी वो सब बेचारा डाउन हो गया, चूँकि इस युद्ध में अंग्रेज सब भली भांति यहाँ पे हार चुका था, ठीक है। तो मैसूर की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आप लोग इससे मैसूर को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य का कभी अंग हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य के। तो चूँकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था तो बहुत सारे हिंदू शासक भी निकले, उसी में एक हिंदू शासक का ध्यान रखिएगा, वांडीवांस के तहत जिसने मैसूर राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज, ध्यान रखिएगा, चिक्का कृष्णराज। इसी के, ठीक है, दो सेनापति कह लीजिए, ठीक है, या फिर, ठीक है, दो योग्य अधिकारी आप कह सकते हैं, जैसे कि एक था नंजराज और दूसरा का नाम था देवराय, ठीक है। यही लोग शासन प्रशासन को चलाते थे, लेकिन इनके हाथ से भी शासन प्रशासन मैसूर का तब निकल गया जब हैदर अली का उदय हो गया। हैदर अली इनका ही, ठीक, एक सेनापति के रूप में था, डिंडीगुल वगैरह में हथियार वगैरह बना लिया था, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
अवध के नवाबों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टाइम पीरियड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत अधिक डिफिकल्ट भी नहीं है। पहला है सफदरगंज, 1739 से लेके 54 तक, बिल्कुल सही है यहाँ पे। सुजाऊ दौला है 1754 से लेके यहाँ पे 75 तक। तो इसी के समय आप देख पा रहे हैं प्लासी की भी लड़ाई हुई। जब पूछ सकता है कि जब बंगाल में जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी तो अवध का नवाब कौन था? सुजाऊ दौला था। बक्सर के समय खुद पार्टिसिपेट किया था। आसफ दौला का टाइम पीरियड है 1775 से लेकर 1847 तक। देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना लंबा टाइम पीरियड, 1775 से लेकर 1847। ऐसे ही तो यहाँ पे एलिमिनेट आप कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड 1775 से लेकर 97 तक है। ठीक है। वाजिद अली शाह का 1847 से लेकर 56 तक। इसी को देखिए यहाँ पे लास्ट में 1856 में कुशासन के आरोप लगा के इस नवाब के मतलब इस नवाब के क्षेत्र को मैंने जो अवध का क्षेत्र को यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा विलय कर लिया जाएगा। तो कौन शासक होगा? वाजिद अली शाह। तो चलिए फ्रेंड्स, 25 प्रश्न हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से ठीक है, अगर आपकी डिमांड अधिक रहती है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को भी हम लोग बढ़ाते चलेंगे। पूरा फुल टेस्ट होगा यहाँ पे। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, उसी के आधार पे ठीक है आगे का भी टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।